ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਰਿਤੂ ਖੋਚਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ तक यही नहीं पता कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। लोग कहते हैं कि मतलब बैठ के बस ऐसे कर ली जाओ तो वो मेडिटेशन है, बट वो नहीं है। मेरे को पता है, आप बताएं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आजकल हमें लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है आंख बंद करके ध्यान में बैठना, सुबह 10 मिनट ध्यान में बैठ जाएं वो मेडिटेशन है, उसके बाद अपनी दिन की जो भी कार्रवाई है वो करें। बट एक्चुअल में मेडिटेशन का मतलब होता है कि दिन में जो भी हम काम करें, अगर उसमें 100% फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% अवेयरनेस हो, तो उस काम में एक अलग ही ब्यूटी आती है। चाहे वो काम ड्राइंग का हो, चाहे वो काम बातचीत का हो, चाहे वो काम रनिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे पढ़ने का हो या पढ़ाने का हो, तो उस काम में एक अलग ब्यूटी आती है अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और अवेयरनेस हो। तो जब किसी भी काम में ये तीन चीज़ें आती हैं, मतलब यू आर इन मेडिटेशन। यू आर इन मेडिटेशन का मतलब है कि हम अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, ना तो पिछला सोचना ना तो अगला सोचना, इस मोमेंट में रहते हुए हम कैसे काम कर सकें, वो ध्यान होता है। सो सिंपली देखें तो पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर के बारे में ना सोचो तो लाइफ अच्छी चलेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि पास्ट एक कैंसल चेक है और फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो जो निकल गया है उसके लिए चिंता करने का मकसद नहीं, और जो आने वाला है वो हमें पता नहीं क्या आने वाला है, तो उसकी चिंता करने का क्या फ़ायदा। सो मतलब मेडिटेशन के लिए ये नहीं है कि एक जगह पर बैठ के करनी है, बट आप काम करते हुए भी मेडिटेट कर रहे हो। हाँ, तो उसका ट्रिकी पार्ट ये है, क्योंकि अभी मन का स्वभाव है नहीं कि हर काम में 100% फोकस हो सके, क्योंकि मन का स्वभाव है या तो पीछे का सोचना या को आगे का सोचना। इसलिए मन को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रेन करने का ज़रूरत होता है। तो वो ट्रेनिंग कैसे होता है, पहले मन को बिठाना पड़ता है। सपोज़ मॉर्निंग में आप उठ के 10 मिनट का सपोज़ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप ट्राई करते हैं मन को फोकस करने का प्रेजेंट मोमेंट पे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन को आदत पड़ने लग जाती है कि हाँ, कि अब मॉर्निंग में 5 बज गए, मतलब मुझे बैठ के प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो धीरे धीरे मन छोटे बच्चे की तरह ऐसे ट्रेन होने लग जाता है कि उसको पता लगता है कि अच्छा, अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे उसी ट्रेनिंग को यूज़ करते हुए वो काम करना है जो मैंने सुबह 5 बजे की थी। तो जैसे हम एक छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं, उसी तरह अपने माइंड को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब कोई भी काम करने के लिए एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ। सो ये तो हो गया कि हाँ, मतलब बेसिक पार्ट क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं। सो जैसे मैंने रितु मैम से भी यही सवाल पूछा था कि अपनी करियर को लेकर बच्चों को कभी क्लैरिटी आती नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कोई आईटी की जॉब कर रहा है गुड़गांव में या नोएडा में, जहाँ पे भी जॉब कर रहा है, तो उसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हाँ यार, मैं आईटी के लिए नहीं बनाऊँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ। पहले ये हुआ तो बिल्कुल सही था, क्योंकि जिनको पता था कि कॉमेडी मेरे लिए है, स्टैंड अप कॉमेडी मेरे लिए है, उनका तो बहुत अच्छा चल पड़ा। बट जिनको लगता था कि मैं अच्छा कर लूँगा, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। अब यहाँ मतलब इस तरफ भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है। सो उसमें कुछ हेल्प आउट होता है। लाइक अगर मैं गलत जॉब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं गलत जॉब कर रहा हूँ, तो मेडिटेट करने से क्या क्लियर होगा सब मुझे? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। तो क्या होता है कि हमारे मन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। कॉन्शियस माइंड रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहता है, अनकॉन्शियस माइंड रहता है। तो जो हमारा रियल टैलेंट होता है वो छुपा होता है अंदर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पे। बट हम जब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो हम काम करते हैं, जो हम ज़िंदगी जीते हैं, 99.9% हम कॉन्शियस लेवल पे ही जीते हैं।
तो बहुत बार हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमारा खुद का टैलेंट क्या है, क्योंकि हमारा पैशन क्या है, क्योंकि हमने अभी तक बाहर से अंदर तक की यात्रा न की। हम सिर्फ दूसरों से ही बात करके दूसरे जो बोल रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, बट अपने अंदर हमारा क्या टैलेंट है और हमारी इच्छाएं क्या है, हमारा पैशन क्या है जो हम करना चाहते हैं, वो हमें पता नहीं होता। तो हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर क्या छुपा है, हमारी क्या 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 क्वालिटीज़ है, हमें धीरे धीरे वो पता चलने लगता है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मतलब हम सारी लाइफ इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हम एक ऐसे इंसान को ढूंढे जो मेरी बात समझे, बोले और हमें गाइड कर सके, बट एग्जैक्टली वो जिसको ढूंढना है वो हमारे खुद के अंदर ही है। बिल्कुल सही है, वो ना धोखा देके जाएगा ना कुछ होगा, तो ये इजी पार्ट है। बिल्कुल सही है। बट होता क्या है, क्योंकि उस अंदर के टैलेंट तक, अंदर के कॉन्सेप्ट तक पहुंचना कई बार मुश्किल होता है। इसलिए एक ऐसे गाइड की ज़रूरत होती है जिसने बाहर से अंदर तक की यात्रा की हो। जैसे हमने जाना अमृतसर और हम पहले कभी अमृतसर गए नहीं, तो हमें ऐसे गाइड को, ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता है जो ऑलरेडी अमृतसर में गया हो, उसको पता हो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे दर्शन करने, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसीलिए अगर बाहर से अंदर तक की यात्रा करनी है, बहुत ही सटल यात्रा रहती है। उस यात्रा में अप्स भी रहते हैं, डाउन्स भी रहते हैं, कई बार वो लॉजिकल आउटपुट आता नहीं जो हमें चाहिए होता है। बट अगर उस गाइड का हाथ रहता है जिसने वो ऑलरेडी यात्रा की हो, तो हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमारी यात्रा फलित क्यों नहीं हो पा रही, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, तो वो गाइड हेल्प करता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि गाइड की ज़रूरत होती है, तो वो आपके गाइड आई थिंक अम्मा जी हैं। सो मैं इस बारे में लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि एग्जैक्टली अम्मा जी कौन है, ये अमृता यूनिवर्सिटी क्या है, या आप इनके साथ मिलके या इनके अंडर क्या करते हो, कैसे करते हो? इट्स वेरी वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, फिर भी संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। अमृता यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अमृता यूनिवर्सिटी की चांसलर माता अमृतानंदमयी, जिनको प्रेम से अम्मा के नाम से जाना जाता है, केरल की बहुत प्रसिद्ध संत हैं। अम्मा को बहुत लोग एक माँ के रूप में देखते हैं, बहुत लोग एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी देखते हैं, और बहुत लोग अम्मा को एक ह्यूमैनिटेरियन के रूप में भी देखते हैं। तो अम्मा की बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए जो अभी जीविका अर्न नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते। तो अम्मा का कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलती है, इट शुड बी फॉर लिविंग एंड फॉर लाइफ। मतलब पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमें अच्छी जॉब तो मिले ही मिले, हमारा जीवन भी अच्छे से चले, बट एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि होता हमारे पास सब कुछ है, बट एक अंदर खालीपन रहता है, जिस खुशी की हम तलाश में जी रहे होते हैं, वो खुशी हमें अंदर मिल नहीं पाती, मन की शांति नहीं मिल पाती। तो वो शांति क्योंकि हम गलत जगह ढूंढते हैं। इसलिए अम्मा बोलती हैं कि जब भी एजुकेशन दी जाती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी रहता है, हमारे स्कूल्स भी हैं, वहाँ तो होता ही होता है कि एजुकेशन एक लिविंग के लिए और लाइफ के लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो उस फाउंडेशन से जब एक बच्चा स्कूल से पास आउट होता है, कॉलेज से पास आउट होता है, एक इंटेलिजेंट शार्प बंदा तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ में एक अच्छा इंसान भी बनेगा। अब वो अगर अच्छा इंसान बनेगा, वो इंसानियत जो है जिसके भी सानिध्य में वो आएगा, वो इंसानियत, वो अच्छापन सभी लोगों में भी आसपास और उसको फैलेगा। पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, किस मोमेंट पे क्या डिसीजन लेना है, वो उसको समझ आएगा। इसलिए एजुकेशन शुड बी फॉर लिविंग एज वेल एज फॉर लाइफ। तो अमृता यूनिवर्सिटी के हमारे 8 कैंपसेस हैं वैसे, सो मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स, और हमारे 60+ CBSE स्कूल्स हैं थ्रू आउट इंडिया। हाँ जी, 60+ CBSE स्कूल्स हैं थ्रू आउट इंडिया, अमृता विद्यालयम के नाम से। तो वैसे अमृता यूनिवर्सिटी को NAC A++ ग्रेड मिला हुआ है। तो इट्स अ 7th बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन NIRF 2023 स्टैंडिंग्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन इस सब में से कि आपके हिसाब से अच्छा इंसान की डेफिनेशन क्या है? बहुत अच्छा है। हम जब ज़िंदगी जीते हैं, बहुत बार हम ज़िंदगी अपने लिए जीते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं शांत रहूं,
अब वो हो सकता है किसी और को दुख देके हम ऊपर चढ़ें, या किसी और को बिना सम्मान दिए हम ऊपर चढ़ें, तो हम तो खुश हो जाते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किसी और को दुख देख के अगर हमें सुख मिलेगा भी मिलेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। क्योंकि अम्मा का कहना है कि जो हम करते हैं वो हमारे पास वापस आता ही आता है, वो होता है कर्म का सिद्धांत। तो अगर हम कर्म का सिद्धांत समझते हुए ज़िंदगी का हर कदम रखें, खुशी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, शांति ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सब का गोल है। बट किसी और को दुख पहुंचा के अगर हम सुखी होते हैं, तो वो अम्मा का कहना है कि वो बात सही नहीं है। तो जब भी कोई काम करें, खुद अपना सोचें, नो प्रॉब्लम, बट दूसरों का भी ख्याल आना चाहिए। तो इसलिए अम्मा का धर्म है प्रेम, कंपैशन। तो अम्मा को हगिंग सेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अम्मा जब भी किसी को मिलती हैं, गले लगा के मिलती हैं। तो एक एक को गले लगा के मिलती हैं। तो वो है गले लगाना, हग करना, एक प्रेम का बहुत ही सरल रूप है। सो आई थिंक ये जो हग वाला कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किसी को हग करते हैं ना, तो फॉर अ सेकेंड यू कैन से आपकी हार्ट बीट मैच करती है। सो उससे थोड़ा कनेक्शन बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना कि एक मदर और बेबी का इतना क्यों प्यार होता है, बिकॉज़ वो जब बच्चा सोता है ना, तो वो ज़्यादा ट्राई करता है कि मैं ऊपर चढ़ के या वैसे सोऊं, क्योंकि जब हार्ट बीट मैच करती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं फील होता है आई एम सेफ। तो क्या होता था कि जब अम्मा छोटी थी, अम्मा के हग के बारे में बताते हैं कि अम्मा को हगिंग सेंट क्यों कहा जाता है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि जैसे माँ और बच्चे के बीच में लगाव होता है उस हग के कारण। हाँ, क्योंकि दिल से दिल मिलता है। तो जब अम्मा बहुत छोटी थी, अम्मा बहुत ही गरीब परिवार से थी, फिशरमैन कम्युनिटी से थी। तो बहुत बार गाय का चारा लेने आसपास अलग अलग घरों में जाती थी। तो वहाँ पे देखती थी कि बहुत बार लोग अकेले हैं, बूढ़े लोग अकेले हैं, उनका ध्यान करने वाला कोई नहीं है। तो इनको लगता था कि इतना दुख क्यों है। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आई कि अगर उनके जीवन में दुख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दुख को देख के खुद प्रयास ना करें उनके दुख को हटाने के लिए। अम्मा के हक से धीरे धीरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई, उनको मन में बहुत शांति मिलने लग गई। तो किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सीधे अम्मा के पास आते थे और अम्मा उनको हक करती थी। वो हक उनके मन को तो शांत करता ही करता था, उनके साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता था। तो ऐसे ऐसे करते करते एक के बाद एक बहुत सारे लोग आने लग गए उनके पास और वो हक के लिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अम्मा सबको हक करने लगी और इसलिए वो हगिंग सेंट के नाम से। सो मतलब ऐसा क्या करिश्मा हुआ, बिकॉज जो आप दोनों कर रहे थे वो आई थिंक 99% जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका सपना है कि हम यूएस में जाके मतलब आईटी में जॉब करें, कोई बड़े लेवल पे जाएं। कितनी वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, मेटा देख लो, अमेज़ॉन देख लो। तो लोगों के बीच में वो मारा मारी है कि हाँ यार हम वहाँ पे पहुँचे। आप पहुँच के सब कुछ छोड़ के इंडिया में आ गए, अम्मा जी के पास आ गए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए। सो ये आप मेडिटेशन के कारण अच्छे इंसान बन गए या कोई और रीज़न था? जैसे जैसे अम्मा से मिलते गए ना, वहाँ पर अम्मा का यूएस टूर होता था। तो हम वहाँ अम्मा से सबसे पहली बार मिले। तो जैसे जैसे उनसे मिलने लगे ना, तो धीरे धीरे हमें अंदर से खुशी मिलने लगी। तो जो एक बार वो अंदर से खुशी मिलने लगी तो ऐसा लगा कि, और अम्मा की एक्टिविटीज़ देख के ऐसा लगा कि हमारे भी जीवन का एक अच्छा उच्च उद्देश्य होना चाहिए। और वो खुशी को देखते देखते हम अम्मा के पास बार बार आने लगे और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यही जीवन है। तो हमने सो नरेंद्र जी, श्वेता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग, जैसे आपको मैंने पहले भी पूछा था कि हाँ मारो मारा यूएस पहुँच के आईटी की जॉब करने के लिए, बट आप दोनों वो इतना अच्छा पैकेज कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं, हम कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम कह सकते हैं, तो वो सब छोड़ के इंडिया में अम्मा जी के पास आए। तो क्या कारण था? जैसे आप बता रहे थे कि रेगुलर मिलते बट फिर भी ये कोई करिश्मा ही कह सकते हैं हुआ। तो ऐसा क्या था, किस दिन आपको लगा कि नहीं दिस इज़ फॉर होल लाइफ, मैं यही करूँगा? तो हम भी जब अमेरिका गए थे, ड्रीम वही था जो सभी यंगस्टर्स का ड्रीम होता है, अपना करियर बनाना। तो वहाँ पे जाके हायर स्टडीज़ की। बाकी बे एरिया सिलिकॉन वैली में थे, मतलब अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज़ में हमने जॉब किया।
तो करियर में अच्छा ग्रोथ था, मटेरियली कोई इशू नहीं था। बट कई बार होता है ज़िंदगी में, होता सब कुछ है बट एक अंदर खालीपन सा होता है। तो बहुत ट्राई किया, लॉन्ग वीकेंड्स, ड्राइव्स, मूवीज़, शॉपिंग, तो कुछ क्षण तक खुशी मिलती थी, बट उसके बाद फिर वही खालीपन रहता था। तो जो सोल है वो कुछ और ढूंढ रहा था, हम उसको कुछ और दे रहे थे। तो अल्टीमेटली जैसे श्वेता ने बताया कि हमारी मुलाकात हुई वहाँ पे अम्मा के टूर रहते, जून और जुलाई का उनका पूरा अमेरिका का भ्रमण रहता था। तो फिर जब अम्मा से मिले पहली बार भी, जब अम्मा ने हग किया, तो ऐसा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हुआ कि आंखों से आंसू आते गए, और तकरीबन आधे घंटे तक मैं भी रोता रहा। अब क्यों रो रहे हैं नहीं समझ में आई, बट उसके बाद ऐसा हल्कापन लगा कि इतने दिनों तक जो भारीपन अंदर था, इतना सालों का जो बोझ था, वो एक ही क्षण में उतर गया। फिर लगा कि जिस खुशी के लिए, जिस शांति के लिए हम इतनी दूर आए थे इंडिया से अमेरिका, सोच के आए थे कि हाँ अमेरिकन ड्रीम, जैसे आपने बोला कि वो एक बार ड्रीम फुलफ़िल हो गया तो वाकई में वो मुझे मिलेगा जो सब लोग बोलते हैं। हमें भी ऐसा ही बोला गया था, हमारे टीचर्स भी बोलते थे, हमारे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि अमेरिकन ड्रीम, मतलब इंटरनेट पे भी यही दिखाते थे, टीवी पे भी यही दिखाते थे कि ऐसा होता है। अब गए, सब कुछ देखा, बट वो नहीं मिला। बट जब अम्मा से एक ही क्षण में मिला, तो धीरे धीरे अम्मा के साथ और मिलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर अम्मा के साथ यूएस टूर किए, फिर धीरे धीरे इंडिया में केरल में अम्मा का मेन आश्रम है, अमृतापुरी करके जगह है, तो वहाँ पे धीरे धीरे अम्मा से मिलने आने लग गए। फिर धीरे धीरे 6 महीने इंडिया में रहते थे, 6 महीने अमेरिका में रहते थे। बट फिर एक दिन ऐसा लगा कि नहीं, अब वहाँ पे रहना मुश्किल है। तो जैसे श्वेता ने बताया, फिर वहाँ पे अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आए। अम्मा का केरल का जो आश्रम है जहाँ पे अम्मा रहती हैं, वो ज्वाइन किया। अमृता यूनिवर्सिटी में यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप है, उसके तहत हम अब ये प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं। सो जैसे आप बता रहे हो कि अलग अलग जगह पे जाके आप प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर भी है? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल की यूथ ज़्यादा ड्रग्स की तरफ है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि हाँ जब सब मिल जाता है तो अंदर खालीपन रहता है, वो समझ में नहीं आता। तो कई लोग जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, यार महंगी से गाड़ी ले ली, गाड़ी चला के भी फिर वही कि यार मैं ये नहीं चाहिए था, मेरे को और कुछ चाहिए था। फिर आप कह सकते हो बड़ा घर ले लिया, गाड़ियाँ, कपड़े, मैं ब्रांडेड कपड़े डालूँगा जी, ये करूँगा, वो सब कुछ करके भी अगर मन नहीं भर रहा है तो कई लोग गलत साइड पे जाते हैं, लाइक ड्रग्स करने शुरू कर दिए। ये बेसिकली चाहिए तो वो मन की शांति है ना? तो अगर अच्छी चीज़ से मिल रही है तो एक तरह का ये भी नशा है, और ये नशा तो मैं कहता हूँ सबको लग जाए, ये वैसा नशा है। तो आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सब जगह जाते हो, लोगों को मोटिवेट भी करते हो, लोगों को ठीक करते हो। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो ड्रग्स कर रहे हैं और उनको मन की शांति चाहिए, वो आपके पास आए हैं तो उनको ठीक किया आपने। मतलब कितने केसेस ऐसे देखे होंगे आपने? सो मैं मेनली ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जो ड्रग्स करते हैं, है ना, तो वो अगर आपके पास आते हैं या आप उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ना शुरू होता है मेडिटेशन के कारण कुछ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि हम ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं? जैसे हमने बताया, ज़िंदगी में सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी जब हम उस शांति तक नहीं पहुंच पाते, उस खुशी तक नहीं पहुंच पाते, तो प्रयास होता है कि कैसे पहुँचें। फिर वो बहुत डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी कैसे है, जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं उनके विचार कैसे हैं। उनके विचार से स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित होते हैं। तो अगर उनके विचार ठीक हैं तो वो हमें ऊपर भी उठा सकते हैं, उनके विचार अगर ठीक नहीं है तो वो हमें नीचे भी गिरा सकते हैं। बट ड्रग से होता क्या है, हमारा पास्ट चला जाता है, फ्यूचर की चिंता नहीं रहती और हम प्रेजेंट मोमेंट में ही आते हैं। बट वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो सिर्फ कुछ ही क्षण तक रहता है। एक बार ड्रग्स का इफ़ेक्ट चला गया, उसके बाद फिर वापस वही ज़िंदगी आती जो पहले आई थी, और उससे भी बुरी हालत होती है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, और सीधे डाउनहिल जाते हैं। इसलिए उनकी यात्रा ठीक है, पहुंचना उन्होंने अंदर तक है, बट जो उन्होंने मार्ग चुना है वो ठीक नहीं। हाँ, मतलब एग्जैक्टली अब जो आपकी सिचुएशन है, आपको कोई ये नहीं है कि हाँ
मेरे को यही गाड़ी चाहिए, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं वैसे ही रहूँगा, ये ख़त्म हो जाता है आई थिंक एक टाइम पे आके। और अब लोगों के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने सुना है कि आप बता रहे हो ना इधर उधर जाते हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं। सो आप डिफेंस में भी जाते हैं, आई थिंक कॉरपोरेट कंपनीज आपको इनवाइट करती हैं, तो उनमें उनका क्या सिनेरियो क्या रहता है कि आप क्या प्रमोट करो वहाँ पे? आईटी कंपनीज़ का तो मेन प्रॉब्लम रहता है स्ट्रेस, क्योंकि आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है कि हमें खुद अपने लिए ही समय नहीं होता एक्चुअली। हम भाग क्यों रहे हैं नहीं पता, भाग के जाना कहाँ है नहीं पता, बट कई बार भागना ज़रूरी है क्योंकि सब भाग रहे हैं तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए भागते हैं। बट भाग के कहाँ पहुँचना नहीं समझ में आता, और ये दौड़ ऐसी है कि खुद अपने को ही हमें समझ के ठहर के रोकना पड़ेगा। तो जब हम आईटी कंपनीज़ में ऐसे सेशंस करते हैं, उनको एक अपने आप में ठहराव महसूस होता है। तो जब अपने आप में ठहराव महसूस होता है, उनको समझ में आता है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ तेज़ रफ्तार से, भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो हमारे अंदर ही है। तो जब वो ऐसे सेशंस में वो चीज़ अंदर महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर की दौड़ है वो कम होती जाती है और जो अंदर की दौड़ है वो बढ़ती है। तो उनको स्ट्रेस से कैसे डील करना, उनको खुद को आने लग जाता है कि स्ट्रेस तो होगा लाइफ में, थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस की ज़रूरत है, तो स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन वो स्ट्रेस उसी दिन डील करते आ जाए ध्यान करके। तो सो आपने आईटी का मेरे को बता दिया स्ट्रेस का रीज़न क्या होता है, काम ऑब्वियसली ओवर होता है तो वो थोड़ा लेवल पे आना शुरू हो जाता है। अब आप डिफेंस में भी जाते हो, लाइक मिलिट्री में जाते हो? हाँ जी। पुलिस, अच्छा पुलिस में भी? तो मिलिट्री में तो एक तो ये है ना कि काम तो है ही है, बट वो कहीं ना कहीं 50% जो सोल्जर्स हैं अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प मिलती है मेडिटेशन से? मतलब उनको स्ट्रेस भी होता है, परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन आज के डेट में परिवार से तो दूर रहते हैं लेकिन फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं, तो घर में जो स्ट्रेस होता है उनको कंटिन्यूअसली हर चीज़ पता चलती रहती है, तो उसके कारण बहुत बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो जब वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो धीरे धीरे हेल्प मिलती है। हाँ, दूर रहने से आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ़ोन आया कि हाँ घर में किसी को चोट लग गई है, तो मुझे एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता है, मेरे माइंड में ज़्यादा प्रेशर आएगा। बट अगर मैं वहाँ पे हूँ तो पता लग जाएगा, अच्छा थोड़ी सी चोट है, चलो बैंडेज लगा लो ये वो। सो इसके फ़र्क पड़ता है ना, स्ट्रेस तो ज़्यादा आता ही है। तो अब आप एग्जैक्टली जो अम्मा जी के साथ कर रहे हो, तो वो जो सेशंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी सेशन देने आए थे या ट्रेनिंग देने आए थे, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? जी तो ये सारे प्रोग्राम्स अम्मा का विजन ही है कि अम्मा की तरफ से ही डायरेक्शन आई है कि ये प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में किए जाएं, पैरामिलिट्री, पुलिस, जेल्स में भी होते जेल्स हैं। में, हम जेल्स में भी करते हैं। अच्छा, जेल्स में भी? अम्मा का ही विजन है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है जो जेल में हैं, जिन्होंने कोई ना कोई लाइक गुनाह किया, क्राइम किया होगा ऑब्वियसली, तभी जेल में गए हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, कुछ वे ऑफ थिंकिंग में? अल्टीमेटली क्या होता है, कई बार इंसान एक इमोशन के बहकावे में आ जाता है। इंग्लिश में उसको रिएक्शन और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, बट उस सिचुएशन से डील कैसे करना कई बार हमें समझ में नहीं आता। जैसे किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आ गया, अगर गुस्से में एक्ट कर दिया तो कई बार हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हम इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। बट जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमें एक ग्राउंडिंग सिखाता है। ग्राउंडिंग सिखाने का मतलब है कि वो सिचुएशन आएगी, बट वो पॉज कैसे करना है, सिचुएशन पे रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो सोच और समझ के रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जब हम ऐसे प्रिजनर से भी बात करते हैं और वो जब अपना हिस्ट्री देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने रिएक्ट किया था, अगर मुझे उस टाइम ये पता होता कि मेरे माइंड को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, तो हो सकता था वो सिचुएशन आती, बट उस सिचुएशन को कैसे ठीक से हैंडल करना है वो मुझे समझ में आता। तो जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है तो इमोशनली कैसे पावरफुल होना है वो उनको समझ में आती है। क्योंकि आजकल जैसे आपने आर्म सर्विसेज का भी कॉन्सेप्ट हमें बताया, जैसे अभी बात चल रही थी आर्म फोर्सेस के लिए भी, फैमिलीज से भी बहुत दूर रहते हैं,
और कई बार उनकी सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसे होते हैं। कश्मीर में हाँ, कश्मीर में चले जाइए, लेह लद्दाख में चले जाइए, चाइना बॉर्डर में चले जाइए, -40 -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस टाइम फिज़िकली फ़िट तो होना ज़रूरी है, बट साथ में इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ आजकल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाते हैं या कुछ, जी। बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को। जी। और बहुत बार पहले क्या होता था, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो घर से एक लेटर आती थी। अब लेटर पहुँचते पहुँचते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लग जाते थे, और जब तक उनके पास लेटर पहुँचती थी तब तक वो घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती थी। अभी क्या होता है कि घर से वीडियो कॉल होता है, घर से फ़ोन कॉल आता है। अब घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो उनको समझ में आता है, बट वो करें क्या? हाँ, वो अब करें क्या, क्योंकि घर जा नहीं सकते, अब छुट्टी मिले ना मिले। तो अब वहाँ पे रह के जो उनको स्ट्रेस फैक्टर होता है, उससे डील करने के लिए आजकल फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स आजकल इन सभी वर्टिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जवान अगर स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रेंथन नहीं होगा, तो हमारा बॉर्डर स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगर हमारा बॉर्डर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा देश स्ट्रांग नहीं हो सकता, और करेक्ट, और हम सेफ़ नहीं होंगे। तो ऐसे प्रोग्राम्स आजकल हर वर्टिकल में कराना ज़रूरी है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जेल्स हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो। तो वैसे ये तो नहीं होता कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तो अगर एक हस्बैंड वाइफ है, एक जना मेडिटेशन कर रहा है, एक जना नहीं कर रहा, तो उनकी लाइफ थोड़ी पेचीदा हो जाती है, लाइक उनके रिलेशंस में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है क्या? एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड। उसका कारण ये होता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं, जैसे हमने बात किया, हमें अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने वो समझ में आते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के इमोशन से कैसे इफ़ेक्ट नहीं होना वो समझ में आती है। साथ ही साथ जैसे आपने ऑरा का कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी ऑरा क्लीन होती है। तो एक परिवार में चाहे हम अलग अलग सदस्य हैं, बट सब अपनी अपनी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो साथ रह रहे हैं, चाहे वो दूर दूर हैं, कई बार हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है तो वाइफ को सेंस होने लग जाता है कि मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम होगी। कारण वो फिज़िकली बहुत दूर है, बट आपस में अपने ऑरा, अपनी ऊर्जा के साथ लिंक है। तो जब हमारी ऊर्जा क्लीन होती है, तो उसके साथ साथ हमें तो लाभ होता ही होता है। साथ में जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्त या जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, उनको साथ ही साथ फ़ायदा होने लग जाता है। हाँ, इसका कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम तब आती है जब वो देखते हैं कि यार एक व्यक्ति अब पूरा शांत हो गया, वो जो चीज़ों में व्यक्ति बड़ा एक्साइट होता था, ये अब उसको उन सब चीज़ों, उसको अंदर ही शांति मिल रही है, तो उसका वे ऑफ लिविंग बड़ा चेंज हो जाएगा। पहले व्यक्ति को ये लगता था कि यार शांति नहीं मिल रही है तो ये ढूंढने जाए, यहाँ जा वहाँ जा, ये कर वो कर। अब व्यक्ति को इतनी शांति मिल रही है तो वो उन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसके कारण थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति चेंज हो गया अब। हाँ, मतलब कहते हैं कि जैसे लेडीज़ को होता है हम ज़्यादा शॉपिंग करें, होता है मोस्टली लेडीज़ को होता है, तो अगर वो ऑन अ फनी पार्ट, अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनके तो शौक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो नहीं होता, ऐसा नहीं है, बट व्यक्ति की हर चीज़ में मॉडरेशन आ जाता है, उसको समझ आता है कि जितनी ज़रूरत है उतना लो, उतना ही लो। अनावश्यक अति। हाँ, और जिसकी आवश्यकता ही नहीं है तो वो क्या करना लेकर, ये पता लग जाता है। क्योंकि बहुत बार हम अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से देखते हैं, ना कि खुद अपनी नज़रों से। बहुत चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार हम इसलिए चीज़ें करते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे। सोसाइटी से बाहर हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। तो इसीलिए जब हम अपने जीवन को अपनी नज़र से देखते हैं एक्चुअली, तो वो हमारे अंदर तो पॉजिटिव चेंज आते ही आते हैं, जो दूसरों को हो सकता लगे कि इट्स नॉट अ पॉजिटिव चेंज, इट्स अ नेगेटिव चेंज। चेंज हो गए। हाँ, ये चेंज हो गए। हाँ, कह सकते हो आप। तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमारे अंदर, मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को अपना कंपेनियन बना के बात करना, तो फिर से वही क्वेश्चन आता है कि अगर आप कहते हैं ना सेल्फ लव में ज़्यादा हो, आपको अपने आप का पता है, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है सोलो ट्रिप्स पे जाना है, हम अपने आप को पहचानना चाहते हैं, ये वो, उसके बाद भी आई थिंक स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आती होगी
क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ये रहता है कि हाँ वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है, तो वो लाइफ एक दूसरे को कवर करते हुए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ती है, फिर आगे फैमिली बनती है। वो एक्चुअली पहले के टाइम में आइडियल रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक दूसरे की हेल्प करता है, बट आज के डेट में मुझे भी नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो दो ब्लाइंड लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे ना। तो इसके कारण कहीं कोई व्यक्ति ध्यान में जा रहा है या ऐसा कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरे मन में ये क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़े दिन के लिए थोड़ा नेचर में जाके ध्यान लगा के अपने मन को शांत करना चाहती हूँ, तो मेनली ये कारण होता है। जैसे पुराने टाइम पे कहते थे कि जो मेडिटेशन करने जाते हैं पहले जंगलों में चले जाते थे, तो वो संत महात्मा भी अपनी जो रेगुलर लाइफ है वो छोड़ के चले जाते थे, तो सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लाइफ डिवाइडेड थी, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, तब गुरु के साथ रहते थे, गुरु के साथ रह के गुरु सिखाते थे क्या सही या क्या गलत है, तो उनको शादी से पहले गृहस्थ जीवन में जाने से पहले उनको हर चीज़ का नॉलेज होता था कि लाइफ कैसे जीना, क्या सही है क्या गलत है, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डील कैसे करना, ये सारी ट्रेनिंग मिलती थी। उसके बाद लोग गृहस्थ जीवन में जाते थे और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास ऐसा होता था। आज की डेट में कोई किसी ने गुरु से ट्रेनिंग ही नहीं ली, किसी को पता ही नहीं सही है क्या गलत है, कैसे करना है, तो कुछ पता ही नहीं, तो वो कैसे, तो सबसे बड़ा स्टेप मिसिंग है ना। सबसे बड़ा स्टेप तो इसके कारण चाहिए वो जो आपका हाथ पकड़ेगा। हमने स्टार्ट में किया था। और अगर हम आपने जैसे सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट बताया, तो अल्टीमेटली अगर हम खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे या खुद से कैसे प्रेम करना अगर वो नहीं सीख पाएंगे, तो किसी दूसरे को तो प्रेम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, उसको यकीन दिलाना हमारे पास ही नहीं है वो किसी और को कैसे दे दें। ठीक है, हाँ, बड़ा ये परफेक्ट पॉइंट है, जो हमारे पास नहीं है मैं आपको कैसे दूंगा, वो सिंपल सा पार्ट है। हाँ, और मैंने रितु मैम से भी ये बोला था कि जैसे काउंसलिंग होती है ना स्टूडेंट्स की, तो उसमें मेडिटेशन करवानी चाहिए, बिकॉज 90% बच्चों को ये पता चल जाएगा कि व्हाट डू दे वांट इन देयर लाइफ, वो चाहते क्या हैं। सो उससे आई थिंक आधा स्ट्रेस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जिस चीज़ का हमें शौक़ है वो करें तो हम ग्रो भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। पर अगर हमारे पेरेंट्स कुछ ये कह रहे हैं कि आजकल कॉमर्स चल रही है, तू कॉमर्स ले ले, उसके बाद क्या जॉब करनी है, कैसे करना है, इंसान खुश नहीं रह सकता। सो वो पहले वाली काउंसलिंग जो आप कर रहे हो स्कूल्स में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा काम है। मतलब एक्चुअली तो जहाँ मर्जी करो ये बड़ा काम है, क्योंकि अपने आप के सारे शौक़ छोड़कर हम लोगों के पास जा रहे हैं कि जो गलतियां इंसान करता है या जो चीज़ें उनको पता नहीं है वो आप बता रहे हो जाकर उनको, एक तरीके से उनको एक आगे जाके फ्यूचर में जो आगे जाके लाइफ में जो वो गलत डिसीजन ले सकते हैं आप उससे बचा रहे हो, है ना। अल्टीमेटली अंदर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करना है। व्यक्ति को आधा स्ट्रेस इसलिए होता है कि वो अंदर से कन्फ्यूज है, एक माइंड बोलता है ये करो, दूसरा माइंड बोलता है ये करो, तो ये सब चीज़ों के खिंचाव के कारण कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति का क्लैरिटी आए, मेंटल क्लैरिटी आए कि यार मुझे करना क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ उसी पे आती है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड सेकंड चीज़ व्हाट इज़ फॉर मी। ठीक है, तो ये ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं है कि सीधा ज्ञान ले जाओ तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जिनको अगर ज़्यादा फॉर एग्जांपल जो कहते हैं कि जो ओवर पढ़ाई कर लेते हैं, एक पीएचडी के बाद एक और पीएचडी कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, तो उनका भी थोड़ा रिएक्ट करने का तरीका ना वो अलग हो जाता है लोगों से, वो नॉर्मली नहीं करते हैं। अब जब मर्जी किसी को मिलोगे ना तो उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई लाइक इतना सा ट्विस्ट होता है कि नहीं, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, इन्होंने मतलब जब हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे पीएचडीज हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं। बट वो तो आपको जानते होंगे ना, तो अम्मा जी की हैं, उनको पता शांति रहते होंगे वो तो है। वैसे ऐसा है कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ है, अमृता यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जैसे कॉलेज लाइफ लोग इमेजिन करते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं, उससे बिल्कुल हटके है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी नॉर्मल कॉलेज ही है। बट एक चीज़ है कि हमारे इसमें
एजुकेशन फॉर लिविंग एंड लाइफ, इस चीज़ पे जोर दे के सारी पढ़ाई की जाती है। अब जैसे योग और ध्यान हमारे करिकुलम का भाग रहता है, वैदिक चैंटिंग हमारे करिकुलम का भाग रहता है, सिलेबस में। ऐसा हाँ, उसके बाद जो स्क्रिप्चर्स हमें सिखाती हैं वो उनको सिखाया जाता है, और उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया जाता है। सो काफ़ी आई थिंक मैंने अबसर्ड क्वेश्चंस पूछे होंगे, क्योंकि मेरे को भी इतना नहीं पता था मेडिटेशन के बारे में। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं, पहले तो वो सारे कर नहीं सकते, बट अगर करते हैं तो उनको एक बहुत ज़्यादा वाला कहते हैं जिगरा चाहिए होता है सब कुछ छोड़कर आगे आने का, जिसको पता नहीं होता। आपको पता थोड़ी सा कि कल को क्या होगा, क्या होना है, क्या नहीं होना। सो आप तो एक तरह से सेवा करने निकल पड़े कि हाँ, मुझे अपना नहीं पता, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा। सबको ये पता चलना चाहिए कि लाइफ को कैसे जीना है। नहीं, तो हम जो कर रहे हैं एक्चुअली अम्मा की ही विजन है। हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, बाकी जरिया बन गया। हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ एक ज़रिया हैं। मतलब जो किसी को पॉजिटिव फीलिंग होती है ध्यान के माध्यम से या हमारे कार्य से, तो वो पूरा अम्मा की कृपा, अम्मा का आशीर्वाद है, उन्हीं की ही विजन है जिसके कारण ये पॉजिटिव चेंज सोसाइटी। हाँ, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। लाइक अम्मा जी एक महापुरुष हम कह सकते हैं। ऐसे लोगों को कहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल भी क्या, अगर मैं रिसेंटली दिलजीत दोसांझ एक सिंगर है, आप जानते होंगे, है ना। तो वो बात कर रहा था, उसका मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, तो ही वाज सेइंग कि 2020 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ भूल गया। लाइक मैं तंग आ गया लाइफ से। हमें कई प्रेशर आते हैं ऊपर से ना। तो कहता मैं उसके बाद ये योगा और ध्यान लगाना जब शुरू किया तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। मुझे अपना विज़न मिल गया। मतलब इतना बड़ा सिंगर जो फर्स्ट इंडियन है, कोचेला में उसमें परफॉर्म किया है, वो आ गई ये बात एंड में बोल रहा, कहता मुझसे पता क्या गलती होगी, मुझे योग के बारे में और मेडिटेशन के बारे में शुरू से क्यों नहीं पता था। ये इंडिया की धरोहर है, भारत की धरोहर है योग और ध्यान। तो ये तो सभी ने करना ही चाहिए। करना चाहिए। इनफैक्ट हम जब अमेरिका गए थे तो लोग इंडिया को, भारत को बहुत उच्च दर्जे से देखते हैं। उनका कहना है कि जो भी भारतीय यहाँ पे आता है सबको योग और ध्यान का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। उनकी थिंकिंग ऐसी है। उनकी थिंकिंग है ऐसी। बट मैं सीरियसली बताऊँ, मैं यूरोप रहा हूँ 1.5 साल के लिए, तो मैं कहीं पे भी लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई लाइक हॉट योगा सेंटर हैं या मेडिटेशन सेंटर हैं, ये काम इंडियंस का है, चीज़ हमारी है वो। बट 90% वहाँ के लोकलाइट्स जो यूरोपियन लोग हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं और इंडियंस नहीं करते हैं। उनको, मेरे को तो लगता है उनको शायद पता लग गया कि हाँ ये वाला सही है, और हमें नहीं पता लग रहा है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। इनफैक्ट जिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, आपने सही बोला, उनको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उन प्रॉब्लम्स का उत्तर उनके पास नहीं है, उन प्रॉब्लम्स का उत्तर भारत के पास है। तो भारत में आते हैं, यहाँ पे योग और ध्यान सीखते हैं और वहाँ पे जाके योग और ध्यान का प्रचार करते हैं। बट एक अचंभे की बात है कि हमें लगता है कि जब जीवन की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी तो हम शांत हो जाएंगे। और सोल्यूशन है कि जब हम शांत हो जाएंगे तो जीवन की प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट होना हमें बंद हो जाएगा, तो वो जीवन की प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त होंगी। तो जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मतलब ऐसा कहें कि एक समुद्र है, हम समुद्र में तभी डुबकी लगाएंगे जब सभी लहरें शांत हो जाएंगी। बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, ये पूरे जो पॉडकास्ट का निचोड़ निकल कर सामने आ गया। सो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि पहले तो मुझे मेडिटेशन के बारे में इतना नॉलेज देने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को भी इतनी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि ये सच्ची में है कि बहुत ही रेयर लोगों को पता है कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो उनका जो अलग एक व्यू पॉइंट था वो क्लियर हो गया। और जो आप कह रहे थे स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, क्या वो लाइन बोली थी, लिव टू एजुकेशन फॉर लिविंग एंड एजुकेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन फॉर लिविंग एंड एजुकेशन फॉर लाइफ, तो ये सारा एक निचोड़ है बस। तो थैंक यू सो मच एक्चुअली ये सब कुछ करने के लिए। और पहले अम्मा जी का थैंक यू,
जो अपना छोड़ के दुनिया के पहले सोच रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, और आप उनके कह रहे हैं ना, उनके कदमों पर चलकर आगे टू सम एक्सटेंट वही का, हाँ, शी इज़ द इंस्पिरेशन ओनली, बट हाँ, उनके कदमों पे चलकर आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच लोगों की साइड से भी। नहीं, हमारा प्रयास है, और आपको भी, जितने व्यूअर्स हैं उनको भी हमारी तरफ से इनविटेशन है, अम्मा के आश्रम में आइए, केरल में आइए, अम्मा का हग लीजिए, और जिस प्रेम, जिस शांति की हमने इस सेशन में बातचीत की, उस शांति का आप खुद अनुभव करिए, उस प्रेम का आप खुद अनुभव करिए। या श्योर, मतलब व्यूअर्स को तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद पता चलेगा ना, मेरे को अभी पता है और मैं आ रहा हूँ मेरा श्योर है। सो थैंक यू सो मच मैम, सर। आपने देख लिया कि आज का सेशन हमारा कैसा गया, मेडिटेशन के बारे में था टोटली, और हम अगले पॉडकास्ट में वही अगले किसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। सो सब व्यूअर्स का बहुत बहुत थैंक यू, और निंदा सर का, श्वेता मैम का बहुत बहुत थैंक यू। सो मिलेंगे हम अगली बारी।